Very good evening everyone. I welcome all of you to learn करो क्लास 11th and 12th. क्या हाल है आप सभी के? आज हम पार्ट 4 ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग यूनिट 1 है उसके न्यूमेरिकल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे. इंट्रोडक्शन मतलब बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है बिफोर वी मूव अहेड एंड गो ऑन टू कंटिन्यू एंड स्टार्ट डूइंग आवर प्रैक्टिकल्स. प्रैक्टिकल से पहले जो आप सम सॉल्व न्यूमेरिकल्स जो आप सम सॉल्व कर रहे होंगे उससे पहले समझना जरूरी है कि कौन से कंपोनेंट्स उसमें आने वाले हैं. इसमें यार आपको बेसिकली ये पढ़ना है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर मल्टीपल चीजें जैसे डेप्रिसिएशन, एनएफआईए क्या होता है, सब्सिडीज किसमें ऐड होंगी. हमने पढ़ा था ना कैपिटल ट्रांसफर और रेवेन्यू ट्रांसफर, ट्रांसफर इनकम, ये सब इंक्लूड होती है या नहीं होती है. अगर आपने पिछले के पार्ट्स चेक नहीं करी तो प्लीज जाके देखो, उनमें हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर दिया था कि भैया डेप्रिसिएशन का मोटिव क्या है. सिमिलरली कैपिटल ट्रांसफर ऐड होता है या नहीं होता है, रेवेन्यू ट्रांसफर ऐड होता है नहीं होता है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम ऐड होती है या नहीं होती है. ये सारा हमने पढ़ना शुरू कर दिया था. पार्ट 3 में आप एक बार चेक जरूर करना, उसमें आपको डिटेल में समझ आएगा. आज हम करने वाले हैं पार्ट 4. इसमें भी सिमिलर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं बट थोड़े से हाई एंड हो जाते हैं. ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है जैसे एनएफआईए हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, उनके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे. 10 टू 15 मिनट से ज्यादा का सेशन नहीं होगा. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो. यहां पर आपको क्लास 11 प्लस 12 कॉमर्स प्लस ह्यूमैनिटीज के ए टू जेड सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं. हम सारा का सारा कोर्स कंप्लीशन इसी चैनल पे कर रहे होंगे. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. इस सेशन को लाइक जरूर करना क्योंकि आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आने वाली है. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के टोटल 8 पार्ट्स होंगे जिसमें से 3 पार्ट्स वी हैड ऑलरेडी डन. आज 4th पार्ट है. स्टार्ट करते हैं. तो यार शायद तुम्हें याद होगा हमने कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल के गुड्स के अंदर दो तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, उसके बारे में पढ़ भी लिया था. और ये दो केस स्टडी भी हमने पिछले क्लास में करी थी. एक बार आपने नहीं पढ़ा तो इन सारे के सारे नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप से. आपको वहां पे ये दोनों केस स्टडीज मिल जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो हम पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा इन नोट्स से पढ़ा रहे हैं. ये सारे के सारे नोट्स एनसीईआरटी प्लस कोई भी गाइड बुक आप उठा लो, सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर है. तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है यार मैं सिर्फ YouTube वीडियो देख के चला जाऊं या मैं सिर्फ एप्लीकेशन पे पढ़ के चला जाऊं, इज इट मोर देन इनफ, या मेरे को एक अलग से रीडिंग देनी पड़ेगी. नहीं, इन नोट्स को डाउनलोड कर लो, इन नोट्स से पढ़ो और ये जो हम बता रहे हैं वीडियोस में बस इनको पढ़ते रहो. मोर देन इनफ है. आपके 95 प्लस आ रहे होंगे, मेरी गारंटी है. लास्ट हमने पढ़ा था कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड के बारे में डिफरेंस क्या है, जिसके हमने दो डिफरेंस ऑलरेडी पढ़ लिए थे. आज हम पढ़ने वाले हैं यहां से, सर व्हाट इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. प्लीज पहले की 3 बार जरूर देख के आना, अदरवाइज ये समझना बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा. हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, सिटीजन क्या है, रेजिडेंट क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. अब ग्रेजुअली देखो यार, एक स्टोरी है, स्टोरी ऐसे चलते हुए आ रही है, ऐसे चलते हुए आ रही है. अब कोई यहां ज्वाइन करेगा एकदम तो उसको यार ये समझ नहीं आएगा जब तक, तब तक यहां पे भी उसको अच्छे से समझ नहीं आएगा. तो यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है. ये हम पार्ट 3 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 3 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं. हम अब स्टोरी के ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर पे आ चुके हैं. इसके बाद आपका सिर्फ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल सम रह जाएंगे. वो तो भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 क्लासेस में खत्म. इतनी रिविजन हो जाएगी आपकी, मेरी गारंटी है आपको मजे आ जाएंगे. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. पहली बात तो इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन, हमेशा याद रखना. ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, इसको एक बार प्लीज आप नोट कर लो. दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन, प्लीज नोट दिस डेफिनेशन. It refers to the addition to the physical stock, addition made to the physical stock of the economy during the given period of time. जब भी हम during the given period of time की बात करते हैं, मतलब ये क्या है, it's a flow concept. ये सारा का सारा flow concept है. Investment क्या होता है, when you are making an addition to the physical stock of an economy during a period of time, उसको क्या बोलते हैं, investment. तो एडिशन हमने कुछ ना कुछ किया है, इन्वेस्ट करने को क्या बोलते हैं, ऐड कुछ कर रहे हैं. तुम बोलते हो ना इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, नहीं यार मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मतलब तुम कुछ ना कुछ रिसोर्स उस प्रोजेक्ट में या उस वेंचर में ऐड कर रहे हो. इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीन, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एटसेट्रा. जैसे आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी तो यस आपने फिजिकल स्टॉक खड़ा किया है. परचेज ऑफ मशीनरी भी इंक्लूड होता है. अगर आप नया रॉ मटेरियल लाते हो अपनी दुकान के अंदर तो वो क्या है, यस इट इज इन्वेस्टमेंट. It will be counted as a part of an investment to the economy. It does not include shares or financial assets. It is of 2 types. अच्छा, क्या इंक्लूड होता है हमने समझ लिया है. अब आप कहोगे सर आपने सिर्फ यही क्यों बताया क्या इंक्लूड होता है, क्योंकि आपके आगे प्रैक्टिकल वाले सम्स में
इसके बारे में बात होगी कि ये हमने क्यों अभी लिखा है। देखना ये सारा का सारा आप एक बार लर्न करो, क्रैम करो, इसको समझो, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में आएगा कि भैया परचेज ऑफ मशीनरी होगी तो क्या हम उसको स्टॉक में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। यस, इन्वेस्टमेंट है, उसको हम स्टॉक में ऐड करेंगे। फिर आ गया फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर कुछ डीलिंग हो रही है। फाइनेंशियल एसेट्स में अगर डील कर रहे हैं, शेयर्स में डील कर रहे हैं, उसमें एडिशन नहीं होने वाला है, उसमें एडिशन नहीं होने वाला है, राइट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, हमेशा दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जब हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में लगाते हैं, लाइक फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी, प्लांट मशीनरी, जब भी हम हेवी इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, कोई भी चीज हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, वो फिक्स्ड एसेट हमारा बन जाता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, जो इनमें पैसा लग रहा है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसको बोलते हैं इन्वेंटरी। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ इन्वेंटरी और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप फॉर द टाइमिंग खरीद रहे हो, क्योंकि आप 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उसको बेच दोगे। आप रॉ मटेरियल क्यों खरीदते हो? या तो रॉ मटेरियल से आपको कुछ ना कुछ गुड प्रोसेस करना है, बनाना है, फिर आगे उसको बेच देना है, या आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल भी तो आगे बेच सकते हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये फिक्स नहीं है, छोटा है, ये इन्वेंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। इन शॉर्ट ये शॉर्ट टर्म होती है, इसको आप लिख लो, हमेशा इन्वेंट्री या स्टॉक में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी शॉर्ट टर्म होने वाली है। फिर हम इसके ऊपर ही जो हमने पूरा का पूरा बेस पढ़ा, ये जो हमने पूरा का पूरा यहां से इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन से बेस पढ़ा, उसके बेसिस पे हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं। इसको एक बार प्लीज पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको पढ़ो आप। सर पहला फॉर्मूला है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस याद रखना हमेशा ऐड होता है, ग्रॉस में हमेशा ऐड होता है और नेट में हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले नेट समथिंग, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट्स, नेट इन्वेस्टमेंट, याद रखना कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, 100% कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार नेट तो दे नहीं रखा इसमें, नेट नहीं दे रखा तो सीधा फिगर दे रखी है। पर अगर नेट दे रखा है, नेट दे रखा है तो किसी ना किसी बड़ी चीज से कोई ना कोई छोटी चीज माइनस हो रही होगी, या ऑपोजिट भी हो सकता है, किसी ना किसी छोटी चीज से बड़ी चीज माइनस हो रही होगी। इन शॉर्ट सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। सिमिलरली ग्रॉस में हमेशा एडिशन होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे बनती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जब हमने ये पढ़ा है सर, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट, तुम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को बोल सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट मेड, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ा प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मिला के मिलती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो है ही, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो है ही, माइनस डेप्रिसिएशन। अभी सर डेप्रिसिएशन क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। अब तुम्हारे पास दो चीजें आ गई सर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को लिख रहे हैं INV इज इक्वल टू क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स INV लिख देते हैं, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हमारी ये पूरा का पूरा एक फिगर आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब नेट इन्वेस्टमेंट ये बोल रहा है, इक्वेशन 1 तो ऐसी ऐसी रहेगी, इक्वेशन 1 माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के बारे में क्या पढ़ते हैं, चलो जी। पहली बात तो डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे लगता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे कोई डेप नहीं लगता, हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तुम्हें फिगर समझ आ गई? ठीक है जी, ये फॉर्मूला पूरा आपको समझ आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डेप्रिसिएशन। अब लास्ट में हमने पढ़ा ना डेप्रिसिएशन क्या है, तो सुन लो। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आपने एक परचेज करी स्कूटर 10,000 रुपए की, एक साल बाद आप उसको बेच रहे स्कूटर को, तो आपको क्या लगता है वो 10,000 दे देगा आपको? जो बाय कर रहा है आपसे, जो सेकंड हैंड स्कूटर बाय कर रहा है, वो आपको 10,000 नहीं देगा, वो आपको लेट्स से देगा 8,000। तुम कहोगे यार ये किस बात के तूने 2,000 रुपए काट लिए? तो वो बायर कहेगा भाई साहब आपने इस स्कूटर को चलाया, कहीं ना कहीं गिरा, कहीं ना कहीं ठोका। जो ब्रांड न्यू स्कूटर है वर्सेस अब ये जो सेकंड हैंड स्कूटर है, इनमें कुछ तो डिफरेंस है। किस बात का डिफरेंस है? क्यों इनकी वैल्यू, क्यों प्रोडक्ट्स की वैल्यू, क्यों व्हीकल्स की वैल्यू ग्रेजुअली कम हो जाती है ईयर बाय ईयर? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन वो लॉस है जो वैल्यू ऑफ एसेट में लग रहा होता है ड्यू टू। ऐसा क्यों बोल रहा है बायर? बोल रहा है ना भैया तूने इसको ठोका, तूने इसको चलाया, एक साल यूज किया, उसके बाद मैं परचेस कर रहा हूं देर से, मतलब उस स्कूटर का वियर एंड टियर हो गया। वियर एंड टियर मतलब जो तुमने चलाया या ठोका या कहीं ना कहीं जो भी तुमने उसका यूज करा, उसकी वजह से उसकी जो नॉर्मल एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम हो गई या ज्यादा कम हो गई, डिपेंड करता है मशीनरी टू मशीनरी पे। इट डिपेंड्स फ्रॉम वन मशीनरी टू अनदर मशीनरी, वन व्हीकल टू अनदर व्हीकल कि उस पे डेप्रिसिएशन कितना लग सकता है। वियर एंड टियर का मतलब खास ये है
कि तुमने उसको यूज करके कुछ ना कुछ तो चलाया होगा, देसी भाषा में बोले कुछ ना कुछ फेला होगा, तो यार उसकी वैल्यू में जो लॉस आता है, एसेट की वैल्यू में लॉस आता है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड मतलब हाँ, मतलब यार अब देखो ना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब 2021 मॉडल जब गाड़ी आती है ना, तो 2020 वाली मॉडल की गाड़ी, 2020 मॉडल गाड़ी, उसकी वैल्यू अपने आप ही गिर जाती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कि नहीं यार ये तो मशीन ऑब्सोलीट होगी, मैं तो नया मॉडल लूंगा। तुम्हें कभी, जब तुम मानो कि तुम्हारे पास पैसे की शॉर्टेज नहीं है, लेट्स से तुम्हारे पास पैसे की शॉर्टेज नहीं है, तो तुम हमेशा नया मॉडल लेने चाहोगे ना, हाँ यार आई वांट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी खराब कम होगी, उसके पास सर्विसेज ज्यादा मिलेंगी, उसके स्पेयर पार्ट्स मिलने के आसान जो चांसेस हैं वो ज्यादा आसान है। यही तुमसे गए भैया 2021 चल रहा है, 2008 की गाड़ी मिल गई, 2008 मॉडल की, क्या तुम ले लोगे? अनलेस रेंटल फाइनेंशियल शॉर्टेज ना हो तुम्हारे पास, फाइनेंशियल शॉर्टेज होगी तो हाँ हमें लेनी पड़ेगी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर फाइनेंशियल शॉर्टेज नहीं है, तुम तो कहोगे मेरे को लेटेस्ट से लेटेस्ट मॉडल दे। तो ये है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्यों? हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ऑब्सोलीट हो रही है। इन शॉर्ट, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस एज में कोई काम नहीं है, हम तो नई की तरफ जाएंगे, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, राइट? वियर एंड टियर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को इन्होंने डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन कर रखा है, आप एक बार प्लीज इसको पढ़ लेना। अब एक बात और है, एक्सपेक्टेड वियर एंड टियर को एक और चीज बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वियर एंड टियर को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब जो फिक्स कैपिटल तुमने लगाई है उसको तुम ग्रेजुअली कंज्यूम कर रहे हो। तुमने 10,000 की चीज ली, अब वो एक साल बाद उसकी वैल्यू 8,000 हो गई, तो ऐसा बोलते हैं तुम्हारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 2,000 हो गया। तुमने अननोइंगली 2,000 रुपए की आइटम खर्च कर ली, तुम मोटरसाइकिल लेके आए, तुमने उसको चलाया, ये सब किया, तुम ये मान सकते हो, हम ये मान सकते हैं तुमने 2,000 रुपए तक की वैल्यू उस फिक्स एसेट की गेन कर ली, मतलब कंज्यूम कर ली, और गेन कर ली मतलब तुमने अपने आप तो यूज करी है, बट बोला जाएगा कि हाँ हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट कर लिया। सिमिलरली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को क्या बोल सकते हो तुम? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस दो अलग अलग नाम है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैंने आपको हिंदी में बहुत प्यार से स्टोरी में इसका मतलब एक बार समझा दिया है, राइट? फिर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक तो होती है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक होती है अनएक्सपेक्टेड। बाजीवा, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड, फायर एटसेट्रा। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा स्कूटर खड़ा है, अर्थक्वेक आ गया, वो गिर गया, हो सकता है नहीं हो सकता? तो ये चीज भी अकाउंटेबल होती है कि यार कुछ ना कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी तुम्हारे फिक्स्ड एसेट में फर्क पड़ रहा है, उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। पर आपको नॉर्मली न्यूमेरिकल में क्या देखने को ज्यादा मिलेगा? वियर एंड टियर क्या है, सिमिलरली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है। अब अगर डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला की बात करो ना, अगर आप देखो डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला की बात हम करेंगे, अगर आप डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला की बात करो तो हम बोल सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। ये सारे के सारे दूसरे टर्म्स है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के। सिमिलरली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट दूसरा टर्म किसका है? वियर एंड टियर का, राइट? एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, इस नोट को आपको पढ़ना है। Loss of fixed asset owing to unexpected obsolescence is called capital loss. No provision is made in case of capital loss except insurance. ये ज्यादा से ज्यादा डिटेल में दे रखा है नोट, इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो। अभी आप ये समझ लो कि अनएक्सपेक्टेड लॉस इंश्योरेंस से कवर होता है, उसके लिए आपको रिजॉर्ट नहीं बनाना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, स्कूटर अभी अर्थक्वेक्स में गिर गया, तो यार जब तुम रीसेलर के पास जाओगे या तुम बायर के पास गए एक साल बाद और कहा ये लो सर मेरा स्कूटर, तो वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कभी गिन ही नहीं पाएगा, मेजर ही नहीं कर पाएगा, कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा। तो यार उस केस में सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी चीज है, इंश्योरेंस कंपनी अपना कोई मेथोडोलॉजी लगा के, कोई ना कोई रूल लगा के अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट। बट यहाँ पे हम कैलकुलेट, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको कैलकुलेट नहीं करता, हेंस उसके लिए कोई प्रोविजन भी नहीं बनाता। प्रोविजन मतलब उसका कोई रिजॉर्ट नहीं, उसको अकाउंटेबल नहीं है, ये लिख सकते हो आप, इट इज नॉन अकाउंटेबल। इट इज नॉन अकाउंटेबल। जब भी हम प्राइस गिन रहे हैं तो इसको अकाउंट नहीं कर रहे हैं। मान लिया हमने 10,000, वही सेम एग्जांपल, 10,000 का 8,000 रुपए में हमने बेचना चाह रहे हैं एक साल बाद कोई स्कूटर, तो इसके अंदर ये वाला लॉस इंक्लूडेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का जो लॉस है वो इंक्लूडेड नहीं है, उसका प्रोविजन हमने नहीं बनाया, राइट? एक होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, वो ही। अब आपको पता है कि 10,000 रुपए का आपने स्कूटर खरीदा है, एक साल बाद, लेट्स अज्यूम एक साल बाद आपको पता लग गया यार इसकी वैल्यू तो 8,000 आ जाएगी, तो यार आप ना 2,000 रुपए पर ईयर सेव करना शुरू कर दोगे, क्योंकि 5 साल बाद रियलिटी में अगर हम ऐसे चल रहे हैं कि भैया मैंने 10,000 का खरीदा है स्कूटर, अब हर साल
2000 पर ईयर, आई एम अज्यूमिंग कि यार इस स्कूटर पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा। इसका मतलब ये है आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स मेरे स्कूटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यार मेरे को पहले से ही अगर ये पता है ना कितना डेप लगने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, 2000 रुपए पर ईयर का एक डेप्रिसिएशन फंड बना दूंगा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फंड बना दूंगा। मैं 2000 रुपए साल सेव करता रहूंगा और उसको मैं नाम दे दूंगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मान लो मेरे पास एक ही फिक्स्ड एसेट है, उसका नाम है स्कूटर। अब मैं स्कूटर के नाम पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाता रहूंगा कि मैं 2000 रुपए हर साल इकट्ठा कर रहा हूं, ताकि एट द एंड ऑफ द 5 इयर्स मैं एक और नया स्कूटर खरीदने के लायक तो हो सकूं। तो उसको बोलते हैं ये वाला चीज, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इसको बोलते हैं। आप एक बार इसको पढ़ सकते हो। इसमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का एक पूरा का पूरा वो बना रखा है कि आपको जैसे यहां में कैसे पता लगा कि 2000 रुपए पर ईयर हमें सेव करना है, 2000 रुपए पर ईयर हमें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में सेव करना है, ये कैसे पता? इसका यार फॉर्मूला होता है कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द मशीन अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। हम मान के चलते हैं कि आपका एक स्कूटर ना 5 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला, लेट्स अज्यूम हम मान के चलते हैं आपका स्कूटर 5 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला। तो आपने स्कूटर खरीदा कितने का? 10,000 का। 5 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला, तो हमारा पर ईयर कितना सेव करना है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में? 10,000, मतलब कॉस्ट ऑफ द मशीनरी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, मतलब 5 इयर्स। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू होगी 2000 पर ईयर। तो ये फिगर रियलिटी में, ये वाली जो फिगर है ये रियलिटी में निकाली जाती है इस फॉर्मूला के थ्रू, इस फॉर्मूला के थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। आई एम श्योर बिल्कुल समझ आ गया होगा। डेप्रिसिएशन को हमने काफी डिटेल में समझ लिया, ऑलराइट, ठीक है जी, डन। अब व्हाट आर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इसका यार एक फॉर्मूला लिख लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। अब मैं लेजेंड बता रहा हूं, न्यूमेरिकल पोर्शन भाई साहब आपका स्टार्ट हो चुका है। NITB बोलते हैं इसको, इसके बराबर में लिख लेना NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। बताया था ना, नेट में हमेशा माइनस हो रही होती है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आएगा ही, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो भैया इनडायरेक्ट टैक्सेस में से कुछ माइनस हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख सकते हो, माइनस सब्सिडीज। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं और सब्सिडीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अरे जब ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 1 माइनस 2 करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा? NIT आ जाएगा। 1 माइनस 2 करेंगे तो NIT आ जाएगा। इसके बाद घबराओ मत, हम सिर्फ NFIA पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ये खत्म है। ये देखो लास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनो। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? सर दीज आर ऑल द टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अंडरलाइन कर लो, लिख लो, ऑल द टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन, दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आर इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स वही टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। क्या याद आ रही है? हमने बीओपी में भी किया है अलग से, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने अलग से टॉपिक किया है भाई साहब, ये वाला डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर नहीं देखी वीडियो तो वो देख के आना। हमारे दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जैसे इनकम टैक्स। आपने जो इनकम कमाई आपको उसके टैक्स देना ही पड़ेगा, अपने आप देना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं देगा आपके। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी इज अ काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन्होंने अपने हिसाब से तो टैक्सेस दे दिया, रियलिटी में इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा सबस्यूम कर दिए गए हैं जीएसटी में। मोदी साहब ने कहा था वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, तो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे सबस्यूम कर दिए गए हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है। यहाँ पे जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यही तो बोल रहे हैं। ऑल द टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन पे भी लग रहा है, सेलिंग पे भी लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी लग रहा है, एक्सेट्रा आर इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे पहले क्या होता था? सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लाइसेंसिंग फी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्सेट्रा। अब इन सबको सबस्यूम करके सिर्फ एक टैक्स बना दिया, जीएसटी। दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट बिकॉज देयर बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इनका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर आप देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? आपने कोई मैन्युफैक्चर करी चीज, आपने आगे बेच दी, आपने जीएसटी तो चार्ज करा, बट रियलिटी में
जिस भी बंदे से आपने जीएसटी चार्ज करा, जिस भी बंदे से जीएसटी चार्ज करा वो आगे, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से जीएसटी चार्ज करा, अरे होलसेलर ने जो जीएसटी लिया वो रिकवर कर लेगा कहां से, रिटेलर से। अब होलसेलर रिटेलर से जीएसटी चार्ज करेगा, सिमिलरली रिटेलर किससे जीएसटी चार्ज करेगा, कस्टमर से। एट द एंड ऑफ द डे जो भी यहां टैक्स लग रहा है, यहां मान लो टैक्स लग रहा है, उस टैक्स का रियलिटी में भर कौन रहा है, कस्टमर। और जा किसके पास रहा है, किसी एक बंदे के पास नहीं, सीधा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे the human being or the entity that is going to incur this tax, that is going to be the final payer of this tax is the customer. Hence इसका बर्डन शिफ्ट होता जा रहा है। भैया पहले होलसेलर ने बर्डन लिया, फिर होलसेलर ने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया, उसने रिटेलर से चार्ज कर लिया, फिर रिटेलर ने अपना शिफ्ट कर दिया, फिर कस्टमर से चार्ज कर दिया। अब रियलिटी में कस्टमर को तो देना ही पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे तो देना ही पड़ेगा, राइट। कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, इट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द गुड्स, राइट। इसका मतलब ये है, ये सॉरी एक्स्ट्रा शायद लिखा हुआ है, इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड। हमेशा यार अगर तुम्हें आज कोई कहे ना भैया 100 रुपए की चीज है और 100 रुपए प्लस 18% इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ऑब्वियसली 118 रुपए क्या है, इंक्रीज हो गई ना प्राइस ऑफ द गुड की। टैक्स हमेशा प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज कर रहा होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, आपने पढ़ लिया इनडायरेक्ट टैक्सेस ढंग से क्या है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसकी, सब्सिडीज। बहुत ही प्यारा, मजा आ जाएगा पढ़ के, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक आज हमारा, मजा आ जाएगा पढ़ के तुम्हें। सब्सिडीज कुछ नहीं है, सब्सिडीज बस वो अमाउंट है या वो हेल्पेज है, हेल्पेज लिख लो वर्ड, हेल्पेज, हेल्प एज या असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट अंडर प्रिविलेज लोगों को दे रही है, पुअर लोगों को दे रही है, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो हर किसी के पास है। तो सब्सिडीज एक असिस्टेंस होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, ताकि जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दो ताकि वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। नॉर्मली सब्सिडीज आर गिवन टू ब्रिंग एन इक्वालिटी इन लाइफ, इक्वालिटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सब्सिडीज क्या है, दीज आर द फाइनेंशियल हेल्प, हेल्पेज या फाइनेंशियल हेल्प बोल सकते हो, given by the government to an enterprise on production of a certain commodity or a compensation for selling a good at support price. It reduces the price of goods and services. जरूरी नहीं है अंडर प्रिविलेज लोगों को ही सब्सिडीज मिले। जैसे एक गांव में एलपीजी का सप्लाई ही नहीं है, एक गांव में एलपीजी की सप्लाई नहीं है और गवर्नमेंट चाह रही है कि हाँ यार इस गांव में एलपीजी की सप्लाई है, तो गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्टर खड़ा करेगी, एक मैन्युफैक्चरर खड़ा करेगी, एक सप्लायर खड़ा करेगी, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं सप्लायर, जो उस गांव में, एक एंटरप्राइज जो उस गांव में वो चीज सप्लाई कर पाए। अब मान लो 1000 रुपए का एलपीजी का सिलेंडर है, उस गांव में एलपीजी के सिलेंडर की सप्लाई ही नहीं है, तो एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा सप्लायर। गवर्नमेंट ने कहा यार हमें सप्लायर चाहिए। अब ये सप्लायर कोई ना कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट प्लेयर है। गवर्नमेंट ने उन्हें कहा भाई एक काम कर, ये पुअर लोग हैं, इनको तू 800 रुपए में एलपीजी का सिलेंडर दे दे। तो सप्लायर कहेगा हाँ हाँ खुशी खुशी हाँ मैं दे दूंगा, मैं तो नोबल काम के लिए आया हूं। नहीं, सप्लायर कहेगा मैं दे दूंगा सर 800 रुपए, बट आप इन रिटर्न मुझे कुछ दो। तो भैया जो बाकी का ये जो 1000 का, सप्लायर कहेगा मार्केट रेट तो 1000 रुपए है, मैं क्यों अपना लॉस इनकर करूं तुम्हारे चक्कर में, तुम भला करते रहो, तुम गवर्नमेंट अपना भला करते रहो, अपनी पॉलिसीज निकालो, मुझे तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो भाई साहब सप्लायर कहेगा गवर्नमेंट को मेरे को जो मार्केट प्राइस है और जिस प्राइस पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जिस प्राइस पे आप मुझे बोल रहे हो कि प्रोवाइड करवा, उनके बीच का डिफरेंस दे देना। तो 1000 माइनस 800 कितना हुआ, 200। इस केस में गवर्नमेंट 200 रुपए सब्सिडी दे रही होगी, किसको, सप्लायर को। 200 रुपए सब्सिडी दे रही होगी गवर्नमेंट सप्लायर को। वो ऐसा क्यों कर रही है, अब आ जाओ डेफिनेशन पे। वो ऐसा कर रही है बिकॉज इट इज गिविंग फाइनेंशियल हेल्प। 200 रुपए वो फाइनेंशियल हेल्प दे रही है टू द एंटरप्राइज, जो हमारे केस में जो सप्लायर है एंटरप्राइज, ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी, ऑन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन, यहां पे लिख लो ऑन प्रोडक्शन और सप्लाई, प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। सर्टेन कमोडिटी हमारे केस में क्या है, एलपीजी, और अ कंपनसेशन फॉर सेलिंग अ गुड एट सपोर्ट प्राइस। देखो इन दोनों में हमारी बात फॉल हो रही है, भैया एलपीजी मुझे नहीं करवाना, पर हाँ एक सेलर हमें मिल गया एलपीजी वो सप्लाई करवा रहा है, कोई और करवाना नहीं चाह रहा, तो गवर्नमेंट ने उसको इस बात की सब्सिडी दे दी। गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार सपोर्ट प्राइस पे बेच दे, हमें यार सबका भला करने, 800 रुपए में बेच दे, सारे खरीद पाएंगे। 1000 रुपए में बेचेगा, नहीं खरीद पाएगा कोई, तो पर सप्लायर को 200 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा, सप्लायर को तो 1000 ही मिलेंगे,
कस्टमर को कितने देने पड़ रहे हैं 800, बाकी 200 कौन दे रहा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या है सब्सिडी। इट रिड्यूसेस द प्राइस, बताया ना फाइनल कस्टमर को 1000 रुपए का सिलेंडर 800 रुपए में पड़ा है नहीं पड़ा, यस पड़ा। कभी कभी तो क्या होता है एक पुअर इंसान को कस्टमर को पता भी नहीं होता कि इस प्रोडक्ट पे सब्सिडी लगी हुई है और मेरे को रिड्यूस प्राइस पे मिल रहा है, उसे तो लग रहा है मेरे को मार्केट प्राइस पे मिल रहा है, बट रियलिटी में गवर्नमेंट सेलर्स को या सप्लायर्स को या प्रोडक्शन मैनेजर्स को जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो कॉमोडिटी उसको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसमें सेलर का भी भला है क्योंकि उसका बल्क में बिक रहा है। गवर्नमेंट का तो यार काम ही है इनिशिएटिव लेना, पब्लिक वेलफेयर करना। पब्लिक का भी भला है क्योंकि उनको सब्सिडाइज रेट में काफी कॉमोडिटीज अवेलेबल करवाई जा रही है। आई एम श्योर ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम लास्ट बात करते हैं NFIA, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट्स है 1 2 3 और 4, नहीं बस 3 कंपोनेंट्स है, 1 2 3 कंपोनेंट्स हैं, इसके बस 3 कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से पढ़ लो। NFIA आपके पास बहुत गारंटीड आएगा, हर फॉर्मूला में यूज होता है NFIA, हर फॉर्मूला में। इसके बाद हम मेन फॉर्मूलाज पे आने वाले न्यूमेरिकल्स के, इस क्लास के बाद हम मेन फॉर्मूलाज पे आएंगे न्यूमेरिकल्स के, क्या हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। व्हाट इज NFIA? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ पे जो फ्रॉम, यहाँ पे जो लिखा है ना फ्रॉम अब्रॉड, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू फ्रॉम -2 जो आ रही है फैक्ट नेट। पहली बात तो देख लो इसमें नेट आ गया, नेट का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया है, सब्ट्रैक्ट होता है कुछ, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस हो रहा होगा तो हमारा NFIA आता है, इसको हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। जो F है वो साइलेंट है, वो नहीं लिखा जाता इसमें, फ्रॉम अब्रॉड NFIA बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो इनकम बाहर के देश से हमारे देश में आ रही है माइनस जो इनकम यहां के देश से बाहर के देश में जा रही है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। NFIA हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। इनकम फ्रॉम वर्क, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें भी देखो नेट आ गया, नेट आ गया, ध्यान से पढ़ना। जहां भी नेट आ जाए समझ लेना कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जहां भी नेट आ जाए समझ लेना कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम, देखो बताया ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब इनकम फ्रॉम वर्क स्लैश नेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। It is the difference between income from work received by the resident worker living abroad for less than a year and a similar payment made to the non-resident worker staying in domestic territory of a country for less than 1 year. अब तुम्हारा यहाँ पे वो रेजिडेंट की डेफिनेशन काम में आ जाएगी, तुम्हें आई एम श्योर पता होगा। एक मिनट का ब्रेक ले रहे हैं फिर कंटिन्यू करेंगे, 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। इनकम फ्रॉम वर्क नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहली बात तो इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड, कौन रिसीव कर रहा है, रेजिडेंट वर्कर लिविंग अब्रॉड। समझ रहे हो ना, कोई इंसान इंडिया में बॉर्न हुआ है, वर्क वो वहां कर रहा है और वो वहां पे यूएसए में रह रहा है लेस देन 1 ईयर के लिए। हमने यूएसए का एग्जांपल ले लिया, ही इज लिविंग इन यूएसए फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर उसको 1 ईयर रहते रहते हैं, तो हम मानेंगे भैया वो तो इनकम इंडिया की ही है, हम मानेंगे वो इनकम इंडिया की ही है। लिविंग अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर एंड सिमिलर पेमेंट, यहां इसको तो बोलेंगे रिसीट। मतलब इन शॉर्ट जो भी बंदा यहां बॉर्न हुआ है, मान लो दुबई में जाके वो कमा रहा है और दुबई में उसको 1 साल नहीं हुआ है, तो भैया इंडिया की इनकम मानी जाएगी वो। ये तो होगी रिसीप्ट, ये तो होगी रिसीप्ट। अब हम पेमेंट भी तो कर रहे होंगे, पेमेंट मतलब हम मान लो श्रीलंका का आदमी इंडिया में आके काम कर रहा है और उसे इंडिया में आए हुए 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल से कम में 1 साल नहीं हुआ है, वो अभी तक 1 साल के अंदर इंडिया में काम कर रहा है। 1 ईयर का थ्रेशोल्ड उसका लिविंग इन इंडिया उसको 1 ईयर नहीं हुआ है अभी, वो इंडिया में काम कर रहा है, वो सैलरी कमा रहा है इंडियन कंपनी से, बट रियलिटी में उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, वो किसकी इनकम में ऐड होगी, श्रीलंका की। तो जो रिसीव कर रहा है हमारा इंडिविजुअल जो किसी और अब्रॉड कंट्री में काम कर रहा है, माइनस जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसी बंदे को जो श्रीलंका से आया था और इंडिया में काम कर रहा है, उसको हम बोलने वाले हैं नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें रिसीट माइनस पेमेंट होती है, रिसीट माइनस पेमेंट। Staying in domestic country of a country for less than 1 year, domestic territory of a country for less than 1 year.
आई एम श्योर समझ आ गया होगा। एक छोटा एग्जांपल और लेंगे, तुम मेरे ख्याल से अगर मैंने एग्जैजरेट करके बताया तो समझ ना आया हो। इंडिया का बंदा, इंडियन रेजिडेंट स्टेइंग इन दुबई, यहां पे लिख दो लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर ना, पता ना क्यों जरूरी है, क्योंकि रेजिडेंट की डेफिनेशन ये बोलती है सर, रेजिडेंट की डेफिनेशन ये बोलती है कि रेजिडेंट तभी कहलाएगा जब मोर देन 1 ईयर के लिए रह रहा हो, रेजिडेंट तब नहीं कहलाएगा। अब इंडियन रेजिडेंट तब कहला रहा है जब, अगर फॉर एग्जांपल ये बंदा दुबई में रह जाता 1 साल से ऊपर, तो वो दुबई का रेजिडेंट कहलाने लग जाता, इसलिए लेस देन 1 ईयर ले रखा है। नॉन रेजिडेंट, ये तो है रेजिडेंट ऑफ इंडिया और ये है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये आया कहां से है, श्रीलंका से। हमारा बंदा, इंडियन जो बंदा है वो पैसे कमा रहा है, रिसीट कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो इंडियन इनकम के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ऐड हो रहा है, माइनस जो हम नॉन रेजिडेंट भाई साहब को जो श्रीलंका से आए थे पर इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं और हम उनको सैलरी दे रहे हैं, हम उनको पेमेंट भी तो कर रहे हैं, तो नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये वाला जो हमारे पास आएगा ये बोल सकते हो तुम नेट कॉम्पनसेशन, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ वर्क, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तुम बोल सकते हो। आई एम श्योर बिल्कुल क्लियर होगा, इससे ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी भाई मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तुम्हें बता दिया है, इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेम काम, यहां पे काम करने के पैसे मिल रहे हैं, यहां पे प्रॉपर्टी ओन करने के या एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज करने के पैसे मिल रहे हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू द नॉन रेजिडेंट। सिमिलरली बताया था ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या दे रहे होते हो, रेंट दे रहे होते हो, इनकम दे रहे होते, रेंट दे रहे होते हो, वेजेस दे रहे होते हो, प्रॉफिट दे रहे होते हो और इंटरेस्ट दे रहे होते हो। जो हम इन ये सब, ये चार चीजें, ये चार सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं माइनस पे कर रहे हैं, तो इसको बोलने वाले हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सिमिलर केस है, ये हम ऑलरेडी काफी पढ़ चुके हैं, इसको प्लीज एक बार नोट से जरूर देखना। और लास्ट नेट रिटेन अर्निंग्स, इट इज अ डिफरेंस। पहली बात तो जहां भी नेट आ गया, ये देखो नेट 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 आया जा रहा है भाई सब, नेट मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, ये लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इट इज द डिफरेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड, मतलब रिटेन अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंट कंपनीज, बताया था ना, रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। रेजिडेंट कंपनीज कहीं और सेटल हो रखी है, देश से बाहर सेटल हो रखी है, उन्होंने जो इनकम कमाई, उन्होंने जो रिटेन अर्निंग्स कमाई, माइनस जो नॉन रेजिडेंट कंपनीज डोमेस्टिक कंट्री में, यहां पे हमारे केस में इंडिया में सेटल हो रखी है, वो भी उनको हम पेमेंट के फॉर्म में मान लेते हैं, तो उनका जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है अब्रॉड सेटल हो रखी है, उनकी रिसीट माइनस पेमेंट किसको जा रही है, जो अब्रॉड की कंपनीज है इंडिया के अंदर सेटल हो रखी है। आई एम श्योर ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा, एक बार देखना है तो एक बार देख लो। सबसे पहला हमने पढ़ा नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो तो आई एम श्योर बिल्कुल समझ आ गया होगा, ये दुबई वाला एग्जांपल, दुबई और श्रीलंका वाला एग्जांपल। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि भैया चार कौन से केसेस हैं, लेबर, लेबर को सॉरी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चार या तो मिल रहे होंगे या हम इनको दे रहे होंगे, जो मिल रहे होंगे माइनस जो दे रहे हैं करोगे तो आ जाएगा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट नेट रिटेन अर्निंग्स, कोई कंपनी इंडिया की बाहर सेटल्ड है तो वो रिसीव्ड माना जाएगा, कोई कंपनी बाहर की इंडिया में सेटल्ड है तो उसको पेमेंट माना जाएगा, इनकम माइनस पेमेंट या रिसीट माइनस पेमेंट हमारा आ जाएगा नेट रिटेन अर्निंग्स, राइट। बिल्कुल समझ आ गया है। अब एनएफआईए का टोटल फॉर्मूला तो पता ही लग गया, हमारे जब तीन कंपोनेंट है तो तीन कंपोनेंट को ऐड कर दो ना भाई साहब, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ रिटेन कंपनी अब्रॉड। इसका मतलब ये है हमारे 1 + 2 + 3 जब हमने किया तो हमारे पास एनएफआईए का पूरा फिगर आ चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा, एनएफआईए के तीन कंपोनेंट्स थे, उन तीनों को एडिशन कर दिया तो हमारे पास आ गया। एक बार रिवाइज करते हैं, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा नेट रिटेन अर्निंग्स, ये तीन को जब ऐड करेंगे तो एनएफआईए आता है, गारंटीड आपके न्यूमेरिकल्स में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, यहाँ पे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी तो प्लीज करो, यहाँ पे दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 आपको वहां पे मिल रहे होंगे, अवेलेबल हैं। ये जितने नोट्स हम कर रहे हैं एक बार देख सकते हो यार सारे आप, ये जितने भी नोट्स हम कर रहे हैं, अभी थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, ये जितने भी हम नोट्स कर रहे हैं सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। आपको ये नोट्स डाउनलोड करना है क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है
और आपके पूरे के पूरे बोर्ड्स के ऊपर काफी काम किया जा रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर डाउनलोड करना। लाइव क्विजेस आपको वहां पे मिल रहे होंगे, प्लस ऑल वीडियो लेक्चर्स एट वन प्लेस। अभी तक हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के 4 पार्ट ले लिए हैं। मैं आपको बता देता हूं, मनी एंड बैंकिंग, बीओपी, गवर्नमेंट बजट, ये 3 चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए हैं। इनके 4 to 5 पार्ट्स हर चैप्टर में हमने ले रखे हैं। ये सारे के सारे सीरीज वाइज चैप्टर वाइज पार्ट्स हमारे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे आपको मिल जाएंगे। जो भी हमारे YouTube पे लाइव क्लासेस होते हैं वो हम यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स में YouTube पे आना थोड़ा खतरा होता है, भैया डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए, मजा ना आ रहा है कि भाई अब तो व्लॉग देख लेंगे, ये हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, सारे के सारे फ्री लेक्चर्स आप वहां पे देख सकते हो। जो भी YouTube पे हो रहा है सारे के सारे आप वहां पे देख सकते हो। आई एम श्योर आपको मजा आ गया होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज जरूर ज्वाइन करना यार। पे कॉमर्स वालों की बहुत अच्छी एक सोशल कम्युनिटी है, ऑनलाइन कम्युनिटी है, जहाँ पे हम कॉमर्स से रिलेटेड ए टू जेड चीजें बात कर रहे होते हैं। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी यार यहाँ पे काफी क्लासेस चल रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर कोई साइंस वाला इकोनॉमिक्स की क्लास देख रहा है, मोस्ट वेलकम। आप कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। सारे के सारे लिंक प्लीज डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो। जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।